डीप कॉन्सेप्ट टॉक नाम से। और आज हम लोग यानी डेमोनेटाइजेशन पर पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है आरबीआई पढ़ना बनता ही बनता है। और इस दृष्टि से आज हम आरबीआई के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, और काफी डीप। और अंत में एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, देखते हैं कौन बच्चा उसका आंसर कर पाता है, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख सकते हैं ये क्या है, यानी भारत की जो बैंकिंग प्रणाली उसको नियंत्रित करने वाला ये शीर्ष निकाय है। ठीक है, सर्वोच्च मौद्रिक और बैंकिंग प्राधिकरण है, सुप्रीम मॉनेटरी एंड बैंकिंग अथॉरिटी है हमारे देश की, जो देश के बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब इसके बाद आता है यह किस कानून के द्वारा बना, तो आप सबको पता है आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा एक स्टेचुरी बॉडी के रूप में हमारे सामने सांविधिक निकाय, संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय के रूप में, यानी सांविधिक निकाय का मतलब स्टेचुरी बॉडी का मतलब जो संसद की विधि के द्वारा बनाई गई है। तो दूसरा पॉइंट आपको यहां पर यह ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है आरबीआई की स्थापना के पहले जो भी सेंट्रल बैंक के काम हो रहे थे वो किससे हो रहे थे भाई। 1934 में आरबीआई हमारे सामने आता, लेकिन इसके पहले भी तो बैंकिंग के काम हो रहे थे। तो बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट के पहले सेंट्रल बैंक के जो फंक्शन होते थे वो किए जा रहे थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यहां पर अच्छे से। फिर इसके बाद आता है आरबीआई जब शुरू किया गया, यानी प्रीलिम्स के लिए सब फैक्ट है, चूंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में से आरबीआई के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, व्हाटएवर जो भी आपसे पूछे। तो यहां पर याद रखना है कि आरबीआई जब यानी 1934 में आरबीआई एक्ट के द्वारा, यानी आरबीआई एक्ट लाया गया 1935 में हमारे सामने आरबीआई आया, तो आरबीआई प्रारंभ से सरकारी स्वामित्व में नहीं था, यानी शुरू में ये गवर्नमेंट ओन्ड बैंक नहीं था। याद रखिएगा, निजी तौर पर ये क्या था, यानी ये निजी तौर पर एक स्पॉन्सर्ड बैंक था, या हम इसे शेयर धारकों का बैंक कहते थे, यानी जिसमें कई लोगों के शेयर लगे हुए थे। तो इसे हम निजी बैंक या क्या कहेंगे, शेयर धारकों के बैंक के रूप में जानते थे। और जब भारत को आजादी मिली तो रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 लाया गया, जिसे हिंदी में हम कहते हैं रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण अधिनियम 1948 लाया गया। और सरकार ने जो भी इसके निजी शेयर धारक थे उनको उनका उचित मुआवजा दे करके इस बैंक को यानी सरकारी स्वामित्व में कर लिया। तो 1948 में यह एक्ट लाया गया था, ध्यान रखिएगा। कानून आया 1948 में, लेकिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन इसका किया गया 1949 में, याद रखिएगा। और इसने 1 जनवरी 1949 से डेट याद रखिएगा। डेट भी जो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं प्रीलिम्स में उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन 1 2 3 4 आपको लिख दिया गया 1 2 3 4, और कौन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले पर है, दूसरे पे है। ठीक है, 1 2 3 3 2 1 1 2 3 इस टाइप से। तो आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 1949 से इसने सरकारी स्वामित्व वाले गवर्नमेंट ओन्ड बैंक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि निम्नलिखित में से आरबीआई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं। तो प्रीलिम्स के लिए ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में अभी तक यहां से कोई क्वेश्चन आया नहीं और आना भी नहीं चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, और हर साल एक नए क्वेश्चन तो यहां से आता ही है, आपने अगर अनसॉल्व अच्छे से देखा होगा। अब आता है यहां पर आरबीआई किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। अब ये महत्वपूर्ण है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो केंद्रीय निदेशक मंडल को आपको ध्यान में रखना, चूंकि डेमोनेटाइजेशन पर अभी जब हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की चर्चा करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान पीठ का जो डिसीजन आया उसमें से 5 सदस्यीय बेंच थी, और जिसे जब भी 5 सदस्यीय या इससे ऊपर की बेंच होती उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संवैधानिक पीठ। तो जो पीठ थी उसने जो डिसीजन दिया है, ध्यान रखिएगा, तो उसमें अभी हम पढ़ेंगे आरबीआई की और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या कोई कुछ भूमिका है।
तो ये आप जरा ध्यान से पढ़े रहिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है कि ये जो निदेशक होते हैं, ये जो डायरेक्टर्स होते हैं, इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए होती? प्रीलिम्स का ये भी क्वेश्चन है, लिख देगा आपसे कि 5 वर्ष के लिए होती, तो आप कहेंगे नहीं भाई 4 वर्ष के लिए होती है। और यह जो नियुक्ति होती है आरबीआई एक्ट के अनुसार होती है, और इनकी नियुक्ति करता कौन है? प्रीलिम्स में लिख देगा आरबीआई, तो आप कहेंगे नहीं भैया हम भारत सरकार के द्वारा होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार के द्वारा होती है, आरबीआई के द्वारा नहीं। छोटी छोटी बातें प्रीलिम्स के टाइम पर हमें बड़ी मदद करती हैं अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं। अब आता है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसको आप जरा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अभी डेमोनेटाइजेशन वाले में छोटी छोटी बारीकियां सिखाऊंगा आपको। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन शामिल होते भैया? एक आरबीआई का गवर्नर हो गया, 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, यानी गवर्नर और डिप्टी गवर्नर मिलकर के कुल 5। इसके बाद और कौन कौन शामिल होता है? यानी कुछ ऐसे भी डायरेक्टर होते हैं जो गैर सरकारी होते हैं। इसके अलावा 10 मनोनीत सदस्य इसमें शामिल होते हैं, नॉमिनेटेड। इसके अलावा अन्य 4 जो हमारे लोकल बोर्ड हैं उनमें से एक एक सदस्य, ठीक है, ये हो गया। यानी ये इसकी सदस्यता हो गई कि कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। तो स्ट्रक्चर पर भी पूछ सकता है प्रीलिम्स कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या केंद्रीय निदेशक मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से शामिल है। तो आपके सामने आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? गवर्नर होता है, ये प्रीलिम्स के लिए याद रखिए। अगला पॉइंट कौन हो गया? इसका एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर, आप सबको पता है, और 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, ये भी आपको पता है। तो स्ट्रक्चर से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर करा गया, अब क्लियर करा दिया गया। अब हम आते हैं कहां पर? आरबीआई के कार्य, यानी फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, ये क्या काम करता है। तो 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़ करके, यानी यह सभी प्रकार की मुद्रा को जारी करता है। आरबीआई के पास यह विशिष्ट शक्ति है मुद्रा को जारी करने की, यानी उसके पास अनन्य अधिकार है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरा काम क्या करता है? जो विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन हमारी जो मुद्रा है उसका संरक्षक भी है और प्रबंधक भी है। और इस रूप में वो क्या क्या काम करता है? फिर प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया कि आरबीआई कस्टोडियन भी है और मैनेजर भी है फॉरेन एक्सचेंज का। इस रूप में आरबीआई निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से काम करता है? तो 1 2 3, यानी इस रूप में यह 3 काम करता है। तो पहला काम क्या करता है? ये फॉरेन करेंसी को बनाए रखता है कि भाई फॉरेन करेंसी की हमारी अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। और इसके अलावा यानी दूसरा काम ये क्या करता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है इसमें जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उनको मैनेज करता है, यानी समय पर अगर इसको लगता है कि मुद्रा का अवमूल्यन करना है तो वो भी करता है सरकार के साथ मिलकर के, ठीक। अधिमूल्यन करना वो भी करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है? मॉनेटरी मैनेजमेंट करता है, मौद्रिक प्रबंधन करता है, यानी मुद्रा का प्रबंधन की मार्केट में कितनी जानी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए उसका भी करता है, ठीक है। इसका मतलब मॉनेटरी मैनेजमेंट कैसे करता है? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, यानी व्यवस्था में या मार्केट में कितनी मनी जाएगी उसको यह नियंत्रित करता है, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रक है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है जिसको आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में कमी करना बढ़ाना, तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। और इसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल और अन्य बहुत से कार्य करता है। तो इसको भी आपको देख लेना, यानी क्या क्या काम करता है, आरबीआई के काम क्या है और क्या काम इसके। यानी यह सरकार का क्या होता है? सरकार का बैंकर होता है और सरकार के ऋण को मैनेज भी करता है, यानी सरकार का बैंकर है और सरकार बैंकर है तो स्वाभाविक है सरकार के ऋण को भी मैनेज करता है, उसके डेब्ट को भी मैनेज करता है, प्रबंधन करता है। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए एक बैंकर के रूप में काम करता है, यानी ये केवल केंद्र के लिए नहीं, ये राज्यों के बैंकर के रूप में भी काम करता है। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना जिससे कहीं से भी कंफ्यूजन ना हो और ऐसा ऑप्शन आए तो प्रीलिम्स में हमसे छूटे ना, याद रखेगा। इसके अलावा ये क्या करता है? सरकार की जो भी डिपॉजिट्स होती है, सरकार की जमा राशियां भी रखता है अपने पास और जरूरत पड़ने पर केंद्र और राज्य सरकारों को उधार भी देता है, याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है सरकार की, तो सरकार की ओर से सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करता है? जारी भी करके, मतलब जारी करके उधार देता है और उधार लेता भी है। तो ये यानी
गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसका मैनेजमेंट भी यही करता है। इसके अलावा इसे बैंकों का बैंकर कहा जाता है, यानी जो हमारे बैंक्स हैं उनका भी बैंकर, यानी बैंक बेचारे इसी से पैसा लेंगे जब उनको आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए इसे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम उपाय का ऋणदाता। ये देखिए आप, क्या कहा जाता है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बड़ा अच्छा पॉइंट है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक हैविंग अ टेम्पोररी क्राइसिस, क्योंकि यह अस्थायी संकट वाले बैंकों को तरलता प्रदान करता है। क्या करता है? अस्थायी संकट वाले बैंकों को तरलता प्रदान करता है। यानी अगर बैंक में लिक्विडिटी का क्राइसिस है तो यानी आरबीआई उनको लिक्विडिटी प्रदान करता है, बैंकों को लिक्विडिटी देता है। तो ये हो गया अंतिम उपाय का ऋणदाता। अब आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया और प्रश्न आपके सामने आ गया। कब का ये प्रश्न है? 2021 का प्रश्न है ये, 2021 प्रीलिम्स का प्रश्न है। भारत में अंतिम उधारकर्ता लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? चलिए आंसर बताइए। पहला, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। दूसरा, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। टेम्पोररी क्राइसिस देखिए, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग अ टेम्पोररी क्राइसिस। बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ए बी सी एंड डी। इसका आंसर करिए। मैं काउंटिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 एंड द आंसर इज बी। यानी आपने अभी पढ़ा कि अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए क्या करना? लिक्विडिटी उपलब्ध कराना। ये देखिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक हैविंग अ टेम्पोररी क्राइसिस। देख सकते हैं, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग अ टेम्पोररी क्राइसिस। देख सकते हैं, यही लाइन हूबहू वहां लिखी है कि नहीं लिखी? तो इस हिसाब से आपको यानी जो डीप कॉन्सेप्ट टॉक है वहां से प्रीलिम्स भी और मेंस भी दोनों आपको मिलता है, चूंकि यहां पर सारी इंपॉर्टेंट चीजें रखी जाती हैं। इसलिए डीप कॉन्सेप्ट टॉक इस द हिंदू डिस्कशन का एक मेजर कैरेक्टर है जिसको आपको पकड़े रहना है।